Hi, this side Pallavi. How are you all? I hope you all are good. Okay, okay. After long time मैंने अपना वीडियो पोस्ट करा है. Okay, so last वीडियो में हमने क्या देखा था? We are just doing microorganisms, right? लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? सारे ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमने देख लिए थे. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे साथ कितने फ्रेंडली हैं और समटाइम इट इज वेरी हार्मफुल टू अस. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमें बेनिफिशियल हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ब्रेवरेजेस में, फूड में. सो हम इस स्लाइड में इसमें ये सारी चीजें देखते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो हियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल फॉर अस. this microorganisms useful for us uses in food and beverages. ठीक है. अब आप सबको फैमिलियर हो एक वर्ड से, दैट इज कर्ड. अब कर्ड होता क्या है? ऐसा क्या है उसके अंदर जो सभी कहते हैं कि कर्ड इज वेरी बेनिफिशियल, उसमें रिच होता है कैल्शियम, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं. यस. अब बनता कैसे? आप सब फैमिलियर होंगे कि आपकी मम्मा कर्ड बनाती होगी, जो बहुत डेलिशियस भी होता है टेस्ट में, एंड लिटिल बिट सावर भी होता है, मतलब थोड़ा सा खट्टा भी होता है टेस्ट में. ओके. सो अगर आपको बनाना है तो आप क्या करें, सबसे पहले कर्ड लेना, सबसे पहले कंटेनर लें और उसमें लिटिल बिट ऑफ मिल्क लें और उसको ल्यूकवार्म करें, थोड़ा सा गुनगुना करें, और लिटिल बिट ऑफ हाफ 1/4 स्पून कर्ड डालें एंड जस्ट स्टिर इट एंड पुट इट फॉर 7 to 8 hours. आफ्टर 7 to 8 hours आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो पूरा मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में. तो कोई मैजिक हुआ है क्या? नो, कुछ मैजिक नहीं हुआ है, क्योंकि कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो गए. वो मल्टीप्लाई होकर उन्होंने क्या करा? कर्ड को किस में कन्वर्ट, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया? कर्ड में कन्वर्ट कर दिया. तो इसके अंदर ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है जो इसको कन्वर्ट कर रहा है? यस. सो देयर इज वन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द होल मिल्क इनटू कर्ड. अब मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में ही बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो मल्टीप्लाई करता है. अब मैंने आपको बताया था कि जो कर्ड है उसको अगर आप 7 to 8 hours रखते हैं तो सोचो आप कितना मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा. तो इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है. तो कौन सा बैक्टीरिया है? दैट इज लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड में प्रेजेंट रहता है, जो हमें बहुत सारा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स प्रेजेंट ने उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है. ओके. सो हमारा सबसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा हुआ? लैक्टोबैसिलस, जो हमें कर्ड के थ्रू मिलता है. फिर उसके बाद ये बहुत सारे ब्रेवरेजेस में भी यूज होते हैं. अब चीज तो सभी को बहुत पसंद है, चीज हम हर वेराइटीज में यूज करते हैं, हम पराठेज में, पिज्जाज में, एवरीवेयर डिमांड्स ऑफ चीज है. तो ये भी किसके थ्रू होता है? ये भी एक बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेकिंग ऑफ चीज. ओके. अब हम देखते हैं कि हम इडलीज और डोसा खाते हैं. अब इडलीज डोसा में आप देखते हैं कुछ सावर सा टेस्ट आता है जो बहुत यम्मी रहता है. वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ क्या प्रेजेंट ऐसा ऐसा रहता है जिसकी वजह से वो सावर हो जाता है टेस्ट में, थोड़ा सा लिटिल बिट. और उसका वॉल्यूम आप कभी भी देखते हो वो इंक्रीज रहता है, उसमें अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस आता है. किसकी वजह से होता है? एक उसमें ईस्ट प्रेजेंट रहता है. ईस्ट के थ्रू वो बैटर क्या हो जाता है? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. आप उसको ओवरनाइट रखते हैं किसी भी कंटेनर में, तो वो जो बैटर अगर इतना स्मॉल अमाउंट में है तो वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज हो जाता है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रहा है. यस. उसमें ईस्ट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? वो हो रहा है, रिप्रोड्यूस्ड हो रहा है, जिससे वो जो बैटर है, अगर वो इतना सा बैटर है तो वो फूल के इतना हो जाता है और वो बहुत यमी लगता है हमें खाने में. ओके. सो हम ये सब किस में देखेंगे? हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो यहाँ पर क्या बताया है? मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड. ब्रेड भी हम देखते हैं मार्केट में, ब्रेड भी हम देखते हैं. ब्रेड किस लिए यूज होती है? हम जैसे खाते हैं पीते हैं तो उस चीज को, उसके डो का वॉल्यूम बढ़ाने में क्या यूजफुल होता है? ईस्ट उसमें हम ऐड करते हैं ताकि उसके डो का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, वो फ्लफी हो जाए और उसका जो डो है वो फूल जाए. तो हम इसमें देखते हैं कैसा होता है. अभी हम मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड. कर्ड contains several microorganisms. The bacterium lactobacillus. लैक्टो रिलेटेड होता है मिल्क से. बैसिलस मैंने शेप्स भी बताए थे आपको, तो रॉड शेप्ड होता है इसका. जो लैक्टोबैसिलस का शेप होता है वो कैसा होता है? रॉड शेप्ड के होता है, बिकॉज दिस इज बैसिलस. ओके. बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू बैक्टीरिया and yeast are also useful for fermentation. अब what is this fermentation? Wait, I will tell you.
फर्मेंटेशन ऐसा होता क्या है कि इडली और ये डोसे का बैटर इंक्रीज हो जाता है, मैंने आपको बताया था इसमें CO2 का गैस प्रोड्यूस्ड होता है, जिससे ये उसके वॉल्यूम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो चीज पूरी कवर्ड रहती है। और जब भी कोई चीज कवर्ड रहती है मतलब उसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो ईस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोड्यूस्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ गैस, ये जो गैस है वो क्या कर देती है, डो के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है, जिससे हम इजीली ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक को हम इजीली बना सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दैट कि हम कहाँ इसको यूज करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड हम क्या देखते हैं, अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। फर्मेंटेशन क्या होता है, कोई भी सिंपल शुगर है, अगर आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने सिंपल ल्यूक वार्म वाटर लिया, गुनगुना सा पानी लिया और उसमें शुगर का एटलीस्ट 2 से 3 स्पून पुट किया। उसके बाद आप क्या करते हो, अगर उसमें ईस्ट पाउडर मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप उसमें पुट करते हैं 1/4 और उसको स्टर करके कवर्ड करके थोड़ी देर रख देते हैं। 4 to 5 आवर्स के बाद आप देखते हैं उसमें से स्मेल आता है। वो स्मेल किसका रहता है, दैट इज अल्कोहल का स्मेल रहता है। मतलब यहाँ पर क्या बताया कि जो नॉर्मल है, जो हमारा नॉर्मल शुगर है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी प्रेजेंस के थ्रू, ड्यू टू ईस्ट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी चीज मैंने आपको बताया कवर्ड रहेगी तो उसमें से कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, सो फर्मेंटेशन की हम यहाँ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, दैट इज अवर सिंपल शुगर, अगर उसमें हमने ईस्ट को ऐड करा, ईस्ट को हमने यूज करा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और कौन सी गैस रिलीज करेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो द प्रोसेस ऑफ food processing in which sugar is converted into alcohol by the action of microorganism। microorganism कौन सा, yeast। तो सिंपल शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्मेंटेशन। अब मैंने अभी बताया था कि ये कहाँ पर ब्रेवरेजेस में भी यूज होगा। तो कमर्शियल लेवल पे ये कहाँ यूज होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज कमर्शियल लेवल, मतलब लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं, ईस्ट को किसी भी सिंपल शुगर, अब सिंपल शुगर वो कोई सा भी हो सकता है, या तो ग्रेन्स हो सकते हैं, जैसे हमने बार्ले हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ, और क्रश्ड फ्रूट जूसेस जिसके अंदर जूसेस निकलते हैं। एग्जाम्पल हमारा ग्रेप्स हुआ, ग्रेप्स एक जूस होता है ना, जूसी प्रोडक्ट होता है, तो उसमें भी शुगर रहती है। आप जब आप ग्रेप्स को खाते हो तो दे आर स्वीट, समटाइम्स दे आर सावर, मतलब एक जूसी है ना, जैसे आप उसको च्यू करते हो उसमें से जूस निकलता है। तो ये जूस में क्या होता है, ये सब नेचुरल शुगर्स रहती है। और उसके साथ जब ईस्ट क्या करता है, रिएक्ट करेगा, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो ये शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। और कौन सी गैस रिमूव करेगी, दैट इज CO2 प्रोड्यूस करेगी। तो इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके लिए यूज होता है, फॉर ब्रेवरेजेस बना सके लार्ज स्केल पर। तो अभी हमने क्या देखा, कर्ड देखा, चीज मेकर देखा, फिर हमने अल्कोहल का प्रोडक्शन देखा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड हम क्या देखते हैं, अब मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मेडिसिन के भी यूजफुल रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जो एंटीबायोटिक्स, जो मेडिसिन को बनाने में यूज रहते हैं। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक मेडिसिन बनाया था जो कि एक पेनिसिलिन था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था, जो किससे बना था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना था ना, दैट इज फंजाई। अब ये क्या होता है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो हमारे कुछ भी हमें इन्फेक्शन होता है, हमें डॉक्टर सबसे पहले प्रेस्क्राइब क्या करता है, एंटीबायोटिक करता है। एंटीबायोटिक का भी एक लिमिटेड डोज रहता है, 4 to 5 डेज या 3 to 4 डेज के लिए वो रहता है, जो हमें कंटिन्यूटी में इंटेक करना पड़ता है। अगर आप उसे कंटिन्यूटी में इंटेक करते हो तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर ग्रो कर रहा है उसको किल करता है और हमें इलनेस से बचाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिए भी यूज होते हैं, ताकि हम बहुत सारा ये जो मेडिसिन है वो बना सकें और हमारी जो हेल्थ है उसको हम क्योर कर सकें। बट एक क्वेश्चन है, ज्यादा एंटीबायोटिक भी क्या होता है, हमें हार्मफुल कॉज करती है। जब हमें कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा ऑन दैट टाइम तक अगर हम मेडिसिन लेते हैं दैट इज बेटर। बट अगर हम उसका ज्यादा इंटेक करते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स को हार्म कॉज करता है। सो हमें ज्यादा भी एंटीबायोटिक का इंटेक नहीं करना चाहिए। बट इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन डिसीज तो एंटीबायोटिक मस्ट होती है, ताकि हम उस चीज से इजीली क्योर हो सके। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इन चीजों को मतलब बनाने में यूजफुल होता है, इन चीजों से हम उन चीजों को, हमारे एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि क्या होता है, यूज होते हैं ताकि हम सारे एंटीबायोटिक्स को बना सकें। सो मेडिसिनल पर्पस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत यूज है हियर।
Microorganisms use medicinal use of microorganisms. The source of medicine is microorganism. These kill the growth of disease causing microorganisms is called antibiotics. These are produced from bacteria and fungi. कुछ जैसे antibiotics है such as streptomycin. You are familiar with these words. Tetracycline and last one is erythromycin. ये some of the antibiotics है. They are used to control animal and plant disease also. अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये हम ह्यूमन बींग्स में ही होगा. यस, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. तो एनिमल्स को ये क्या करते हैं, जब भी उनका खाना देते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, ये सारी एंटीबायोटिक्स को ऐड करते हैं. वेन एवर दे ईट, तो वो उन चीजों से क्योर हो जाते हैं. इसे खाते हैं तो उन्हें जो भी डिसीज हो रखा है, जैसे कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है, तो वो क्योर हो जाता है. और प्लांट्स में भी आप देखते हैं कि आपकी कुछ लीव्स येलो हो जाती है, कुछ लीव्स में होल्स हो जाते हैं, कुछ लीव्स ड्राइड हो जाती है. मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है. अब ये इन्फेक्शन या तो एयर के थ्रू हुआ है या किसी इंसेक्ट के थ्रू हुआ है. ये हम फर्दर पढ़ेंगे कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. तो यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ केमिकल्स रहता है जिसको वो स्प्रे करते हैं उस लीव्स पर, जिसके थ्रू क्या होता है, जो डिसीज है वो क्योर हो जाती है, जो प्लांट है उनका ग्रोथ अच्छे से होने लगता है. तो ये भी किसके थ्रू होता है, बिकॉज ऑफ दिस एंटीबायोटिक. और ये किसके थ्रू बनती है, बैक्टीरिया, वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई. ओके. अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वैक्सीनेशन. जैसे ही हम बर्थ बॉर्न करते हैं हमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाते हैं. इवन नाउ ऑल्सो कोरोना के हमने वैक्सीन लिए हैं, डबल वैक्सीन लिया. नाउ बूस्टर ऑल्सो केम फॉर द, बूस्टर भी आया है जो अडल्ट लोग को, जो एजेड है, जो 60 के आसपास है, उन लोगों के लिए बूस्टर भी आया. तो ये वैक्सीन होता क्या है, इनको लेने से ऐसा क्या हो जाता है जिसके थ्रू हम डिसीज से क्योर हो जाते हैं. मैं एक सिंपल से वे में बताती हूँ कि हम सपोज हमें स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है. और स्मॉल पॉक्स में ऐसा क्या है, तो स्मॉल पॉक्स का जो माइक्रोब है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो ही क्या होता है, जो सबसे वीक माइक्रोब है, जो सबसे, मतलब हम कह सकते हैं जो डेड माइक्रोब है स्मॉल पॉक्स का ही, उसी का क्या करेंगे, उसी के माइक्रोब्स हम लेंगे जो सबसे वीक होगा या वो डेड होगा या उसकी जो अपर सरफेस पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट होगा, उसी की हम वैक्सीन बनाते हैं. जिस वैक्सीन को हम ले रहे हैं उसी की हम वैक्सीन बनाते हैं, उसी माइक्रोब्स के थ्रू हम वैक्सीन बनाते हैं. और वही हम वो कह सकते हैं वो एक एंटीजन हुआ, वो क्या लेते हैं, उसी को हम वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं. इंजेक्ट करवाते हैं और वो जैसे ही इंजेक्ट होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. वो अलर्ट हो जाता है कि यार कोई ना कोई हमारे अंदर स्ट्रेंजर आया है. जैसे ही स्ट्रेंजर आता है, अब क्या होता है कि कभी भी कोई हमारे घर में स्ट्रेंजर आता है तो हम उसके वेलकम थोड़ी करते हैं, पहले हम उसका नाम पता एवरीथिंग पूछते हैं, देन हम उसे वेलकम करते हैं कि ऑटो. अब जैसे किसी ने बोला, हम उसे अंदर तो नहीं लाएंगे ना हमारे घर के अंदर, पहले ही उससे बाहर सारी गेट पे ही पूछताछ करके देन अंदर लाएंगे. वैसे ही हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है, जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई स्ट्रेंजर हमारी बॉडी में आया है वो ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है. और अलर्टनेस के साथ क्या करता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. मतलब एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस करेगा, ताकि जो एंटीजन हमारे अंदर आ गया है उसको किल कर सके. मतलब वो अपने अंदर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा. अब वो एंटीबॉडीज ऐसी प्रोड्यूस हुई तो वो फैमिलियर हो गया उस वैक्सीन से, उस माइक्रोब से, वैक्सीन के थ्रू, कि आगे इन फर्दर फ्यूचर अगर हमें कुछ बीमारी होती है, अगर ये स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस जैसा ऐसा कुछ सिम्टम्स लगता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज से फैमिलियर हो गया है कि वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके थ्रू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और उससे हमें बचाएगा. अब जैसे कोई स्ट्रेंजर आया, अब वो फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम, तो अब उससे फैमिलियर होंगे ना, उससे आप बाहर से तो थोड़ी बोलोगे कि यू गो, आप उसे इनवाइट करोगे, वेलकम करोगे और अच्छे से वो करोगे. वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या हो गया, फैमिलियर हो गया और उसके अगेंस्ट क्या करने लगा, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगा. तो वैक्सीनेशन और कुछ नहीं होता, वो जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करता है हमें, उसी का स्मॉल या सबसे वीकेंड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू क्या हो जाता है, इंजेक्ट होता है. और हमें क्या करता है, वो जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देता है, फैमिलियर करवा देता है कि फर्दर अगर हमें इन केस ऐसा कुछ होता है तो वो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस कर सके, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे. सो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. हियर इज द डेफिनेशन. A vaccine typically contains an agent that resemble a disease-causing microorganism and often made from weakened or killed form of microbes. Its toxin or of its surface protein, मतलब सबसे वीक, सबसे या तो वो डेड हो सकता है, वीक हो सकता है, या उसका जो सरफेस पे जो प्रोटीन होता है, जो लेक्स टॉक्सिन रहता है, वो ही हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हम इनकलकेट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन.
सेवरल डिसीज जैसे इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सब हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू, जो हमारे चाइल्डहुड तक एक पर्टिकुलर एज में लग जाता है। और अभी भी हमें कोरोना का वैक्सीन लगा है फॉर फर्दर प्रिकॉशंस के लिए, कि हम हमें सेव कर सके। ठीक है। अब आपने देखा है कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स का बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, कैंपेन लगते हैं हर चीज के लिए। तो ये क्या होता है? पोलियो ड्रॉप्स के 2 ड्रॉप्स क्या होते हैं? ये भी एक वैक्सीन होता है जो कि ओरली देते हैं बच्चों को, ताकि वो सेफ रह सके किसके थ्रू? पोलियो के डिसीज से। इट इज ऑल्सो अ वैक्सीन। सो इट्स ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। नाउ, यहां तक हमने अभी मेडिसिन यूज देखा, ब्रेवरेजेस में देखा। अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं? यस, ये भी इंक्रीज करते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो सके, क्रॉप का ग्रोथ अच्छा हो सके। अब हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल, बहुत यूजफुल होती है किसके लिए? कि ये जो सॉइल है ये अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके, जिससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो और अच्छे से हो सके। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कि सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस कर सके, बढ़ा सके, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो सके? बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो ये कौन होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन अलगी। इसका फर्दर डिटेल्स हम किस में पढ़ेंगे? नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, फिक्स करते हैं, और उसको कन्वर्ट करके हमारे एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट करके उसको कैसे सॉइल को में लाते हैं, और कौन से ऐसे और बैक्टीरिया होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये इंक्रीज कर सके। सो हमने एक तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया, साइनोबैक्टीरिया। बाकी इसकी फर्दर डिटेल हम नाइट्रोजन साइकिल में देखेंगे। तो यहाँ पर कौन बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके लिए यूजफुल होते हैं? ताकि वो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस कर सके, ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन और अच्छे से हो सके। ओके। नाउ, अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे क्लीन करते हैं? मैंने कुछ पिक्चर्स डाले विद एग्जांपल्स, हम देखते हैं। अब यहाँ मैंने एक फर्स्ट पिट ली है। फर्स्ट पिट में हम क्या करेंगे? आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल रह गई है, आती है, जिसके थ्रू हम मैन्योर बना सके। तो हमने यहाँ एक वुडन का पिट लिया है, ये देखो, एक वुडन का पिट लिया है। इसमें हमने वो सारे मटेरियल डाले हैं, जैसे कि हमारे वेजीज के जो मटेरियल रहता है, जैसे हम पील कर देते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। फ्रूट्स के कुछ पीलिंग मटेरियल रहता है। एनवायरमेंट से जैसे ड्राइड लीफ रहती है, ये सब चीजों को हमने क्या करा है? इस वुडन के पिट में हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद एक बहुत ही अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, जो कि अर्थवॉर्म रहता है, केचुआ जिसको बोलते हैं, वो इसमें हम डाल देंगे और उसको पूरी तरीके से कवर्ड कर देंगे। अब कुछ टाइम बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पूरा मटेरियल है ये पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो गया है। डिकम्पोज्ड हो गया है मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है। देखो, इस तरीके से ये मैन्योर में कन्वर्ट होगा, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और अच्छा मैन्योर है, जो कि हमारे क्रॉप्स को बहुत यूजफुल रहेगा उसकी ग्रोथ के लिए। ये हमारा ऑर्गेनिक है जो हम घर में इजीली बना सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीनिंग एनवायरनमेंट में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। जैसे ये मैंने पिट में बताया, ये डिकम्पोज करेंगे और ये मैन्योर बनेगा, जिसके थ्रू हम इसको इजीली कहीं पे भी, हमारे पॉट में जहां पर भी हम स्मॉल, आजकल टेरेस गार्डन बन रहा है, वहां हम इन चीजों का यूज करके हमारे गार्डन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको और इनहेंस कर सकते हैं। ओके। अब हम एक सेकंड पिट और देखेंगे। अब सेकंड पिट में हमने क्या देखा? ये देखो, बहुत सारे पॉली बैग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, अब ग्लास की बॉटल्स हैं, हम इसको इसमें डाल देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं? यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करेगा। ओके। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट बता रहा है कि जो नेचुरल चीज है उसके ऊपर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं, तो वो एक इजीली और हेल्दी मैन्योर देगा, जिसके थ्रू हम सारी चीजों में प्रोडक्टिविटी, हम जो ये इतना हार्मफुल चीजें उससे सेफ हो सकते हैं, हम खुद ही अपना मैन्योर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पर हमने देखा ये पॉली बैग्स है, इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या कोई भी, इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस पिट्स। ओके। सो ये हेल्पफुल करेगा किसमें? क्लीनिंग में भी। अब अभी हमने क्या देखा? यूजफुल, जो हमारे फ्रेंडली होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कर्ड देखा था, सेकंड हमने किसमें देखा था? किसी भी फर्टिलिटी को इनहेंस करना, फिर हमने वैक्सीन देखा था कि व्हाई वैक्सीन्स आर यूजफुल, वैक्सीनेशन, व्हाट इज वैक्सीनेशन, हमने वो सारी चीजें देखी थी। देन हमने फर्टिलिटी कैसे इनहेंस करते हैं,
जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कैसे फिक्स करते हैं, कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। देन लास्ट हमने क्लीनिंग देखी थी कि क्लीनिंग कैसे होती है कि जिसके थ्रू हम हमारा खुद का मैन्योर भी बना सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट व्हाट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम किसके बारे में देखेंगे, दिस इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो पता है कि कितने कैसी कैसी चीजें होती है, या ये एयर के थ्रू हो जाती है या वाटर के थ्रू हो जाती है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम टच में आते हैं तो ये डिसीज हमें होती है। तो वेनेवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक इन अवर हेल्दी बॉडी, या तो वो एनिमल में होगा या तो प्लांट में होगा या तो ह्यूमन बीइंग में, दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलेंगे हम, पैथोजेंस। हियर इज द डेफिनेशन। Microorganisms are harmful, can cause disease in human being, plant and animals. Such disease causing microorganisms is called pathogens. मतलब ये बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे कि स्पॉइल फूड हो गया, क्लोथिंग में, सारी चीजों में ये कैसे अटैक करते हैं हम इसके थ्रू देखेंगे, स्लाइड के थ्रू। अब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे होते हैं कि अब यहाँ पर मैंने दो डिसीज बताई। सबसे हमें एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये हमें सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, या तो ये एयर के थ्रू होगी, या कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड हम खा लेते हैं। कंटामिनेटेड मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, अगर हम ये सब चीजें इनटेक करते हैं तो हमें डिसीज होने, हम सिक हो जाते हैं, इल हो जाते हैं। या कोई हेल्दी पर्सन है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया, जैसे किसी पर्सन को या फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, अगर वो उसके टच में आता है तो उसे भी, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, अगर आपके घर में किसी एक पर्सन को फ्लू होता है या कॉमन कोल्ड होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स है उसके अंदर स्प्रेड होता है कि नहीं होता है। तो इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। अगर आप सामने किसी के साथ खड़े हो, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर उसको स्नीजिंग हुआ, स्नीज करेगा तो वैरायटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होंगे पूरे एरिया में, और जैसे ही वो इनहेल करेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेलिंग के थ्रू अंदर जाएंगे ना। वो अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, वही सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, कोल्डिंग, फीवर। ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, दिस इज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि टच के थ्रू होती है। ओके। Microbial disease that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Okay. Examples देखते हैं, cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis are the same examples of communicable disease. ओके। अब कुछ कैरियर्स भी होते हैं जो हमारे डिसीज कॉज करते हैं। अब कौन से कैरियर्स होते हैं, जैसे सबसे बेस्ट होती है जो हम रेनी सीजन में देखते हैं, हाउस फ्लाई एवरीवेयर, यहाँ से वहां, कहाँ से आ रही है वी डोंट नो, गार्बेज से आ रही है कि एनिमल के एक्सक्रीटा से आ रही है कि कंटामिनेटेड फूड से आ रही है। अगर हमारा कोई भी चीज अनकवर्ड रहता है तो वहां आती है और वो क्या करती है, जो भी पैथोजन है वो ट्रांसफर करेगी उस हेल्दी फूड पर, और जैसे ही आप उसको इनटेक करते हो आप क्या हो जाते हो, सिक हो जाते हो, इल हो जाते हो। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी रेनी सीजन में हमें कोई भी चीज है उसको सेफली खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, उसको प्रॉपरली कवर्ड रखना चाहिए। क्योंकि हाउस फ्लाई क्या होती है, कैरियर होती है जो कहीं से डिसीज को लाकर कहीं ट्रांसफर करती है, और वो अगर कोई हेल्दी पर्सन खा लेता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके। और कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, जो कि एक पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, ये भी एक कैरियर है जो कैरी करता है मलेरिया। प्रोटोजोन्स है, दीज आर द प्रोटोजोन्स। और सबसे एडिस मस्कीटोज जो अभी होता है कैरियर्स ऑफ डेंगू फीवर, जो कि डेंगू कॉज करता है, जो कि एक हार्मफुल डिसीज है। ओके। सो हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, सिट ऑन गार्बेज एंड एनुअल excreta, when sit on uncovered food transferred pathogens, the food get contaminated and we get sick. Female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act as a carrier of dengue fever. तो ये सब चीजों के साथ हमें कैसे प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे हमें हाउस फ्लाई है उससे हमें बचना है तो हमारी जो फूड है उसको प्रॉपरली आप कवर्ड करके रखो। अब जैसे ये मस्कीटोज हैं, इसके आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो इसके कुछ मेजर्स आई रोट हियर, सी। जैसे आपको पता है डेंगू के जो लावाज हैं वो किसमें प्रेजेंट रहते हैं, क्लीन वाटर में। तो कभी भी वाटर को आप कलेक्ट मत होने दो, जहां भी वाटर कलेक्ट हो रहा है जस्ट थ्रो इट, क्लीन इट। या तो आप कोई भी ऑयल का ड्रॉपलेट वो कर सकते हो, ताकि वहां जो ऑक्सीजन का है वो ऑक्सीजन का प्रॉपर है वो एक लेयर बना सके जहां वो ग्रोथ ना कर पाए।
फिर आप जैसे कूलर में आप पानी इकट्ठा करके रखते हो, तो उसे आप विद इन 2 डेज आप उसको खाली करो। कोई भी पॉट है उसमें आप वाटर डे बाय डे या विद इन 2 डेज आप उसको चेंज करते रहो। ठीक है, देन फुल स्लीव्स पूरे क्लोथ्स वेयर करके रखो। मस्कीटोज नेट अप्लाई करो, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करो, ताकि आप इन सब चीजों से बच सकते हो। ये कुछ प्रिजर्वेटिव मेजर्स है जिससे आप सेफ्टी रख सकते हो अपने आप की। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि कैसे कैरियर के थ्रू, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू डिसीज ट्रांसफर होती है एक हेल्दी पर्सन में। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट अ कम्युनिकेबल डिसीज। अब यहाँ हम कुछ डिसीज देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि जो डिसीज ट्रांसफर करता है एक हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में। तो सबसे पहले हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस। कौन है इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दैट इज बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? एयर के थ्रू ये चीज ट्रांसफर होती है। मीजल्स वायरस होता है एक, और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरस है, एयर और कांटेक्ट में आते हैं जब। पोलियो भी एक वायरस है, एयर और वाटर। तो इसके प्रिजर्वेटिव मेजर क्या है? अगर किसी पर्सन को ये डिसीज सफर्ड है, तो सबसे पहले एक सूटेबल एज में, जिस एज में वो वैक्सीनेशन देना है उसको वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाए। फिर अगर कोई भी इस डिसीज से अगर सफर कर रहा है, तो उसकी जो बिलोंगिंग्स है उनको उससे दूर रखे, ताकि जब वो क्योर हो जाए वो इजिली आ सके ना। अगर आप उसके पास जाते हो तो वो टच या कांटेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, अभी हमने बताया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर 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 के थ्रू हो रहा है, कांटेक्ट में या वाटर में। तो आप इनसे बचें, अगर इन चीजों को कुछ है तो आप इनसे बिलोंगिंग से इनसे दूर रखें, ताकि इनको इजिली हम क्योर कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कॉलेरा। एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो वाटर और फूड में हम अगर गंदा पानी पी लेते हैं, गंदा फूड खा लेते हैं, स्पॉइल फूड, तो ये सारी चीजें हमें डिसीज कॉज हो जाती है। टाइफॉइड ये भी एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो वाटर में प्रेजेंट रहता है। अगर हम गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, तो इसकी वजह से हमें डिसीज हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो वैक्सीन प्रॉपर लो। देन जो भी फूड हम खा रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए। आप हमेशा याद रखो, फ्रेश फूड और कवर्ड होना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है पानी गंदा है, तो आप उसे बॉईल करके पियो। तो आप इन सब चीजों से, ये कुछ प्रिजर्वेटिव मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, जो कि एक वायरस है, वाटर के थ्रू होता है। तो इसमें भी आप प्रॉपर वैक्सीनेशन लो और बॉयल वाटर करके पियो। मलेरिया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, इट इज अ प्रोटोजोआ, एक एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। अभी अपन ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप देखा था। ये मस्कीटो के थ्रू होता है, एनाफिलिस, जो कि एक फीमेल मस्कीटो है। यहाँ हमें प्रॉपर क्या करना है? वही अभी मैंने कुछ प्रेजर्वेटिव बताए थे लास्ट स्लाइड में, कि प्रॉपर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए, मस्कीटोज नेट यूज करिए, फुल स्लीव्स के क्लोथ्स वेयर करिए, ताकि आप इन सब चीजों से बच सके। ओके, तो ये कुछ कॉमन डिसीज, ये कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज देखी है हमने। अब हम प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स में भी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स है, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, पोटैटो हुआ, शुगर केन हुआ, ऑरेंज एक्सेट्रा, इनमें भी क्या होता है? डिसीजेस होती है। किसके थ्रू? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं? कुछ सर्टेन केमिकल स्प्रे यूज करते हैं उनकी लीव्स पे, उनके कुछ ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, ताकि वो उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके। तो कुछ कॉमन डिसीज है ये। प्लांट डिसीज है सिट्रस कैंकर, जो कि सिट्रस फ्रूट में होती है, ऑरेंजेस जैसे, लाइक दिस। ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। किसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? एयर। यहाँ फिगर देख सकते हो कैसे ये सिट्रस फूड को इसने किस तरीके से कवर करके रखा है। तो आप इसको क्योर कर सकते हो बाय द स्प्रेड ऑफ सम केमिकल, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट रहेगी। रस्ट ऑफ व्हीट, जो किसके थ्रू होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। एयर या सीड, ये देखो रस्ट ऑफ व्हीट, ये इसके आप देख सकते हो ये कैसे पूरा रस्टिंग हो सका है इसके ऊपर। देन नेक्स्ट है येलो वेन ऑफ मोजैक ऑफ भिंडी, दैट इज ओकरा। ये एक वायरस के थ्रू होता है, इंसेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो, ये वेन ऐसी पतली जो स्टिक्स जैसी दिख रही है, पूरी येलो हो गई है। मतलब यहाँ बताया है कि कैसे कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, कैसी कैसी डिसीज हो सकती है। तो आप इसको इजिली क्योर कर सकते हो बाय द यूज ऑफ केमिकल। यहाँ पर एक बताया है कुछ केमिकल्स है जिसमें एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट रहती है, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इजिली किल कर देगा और आपके प्लांट को फिर से वो हेल्दी कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। अब लास्ट आ जाता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब ना, अभी तक हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू होता है, ट्रांसमिटेड होता है एयर से, वाटर से, फूड से। बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में ये सब कुछ नहीं होता। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये टच या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू नहीं होता। या तो ये किससे होगा? या तो किसी डेफिशिएंसी से होगा, या आप में किसी न्यूट्रिएंट का कमी होगा, या फिर थ्रू एलर्जी के थ्रू होगा। ये क्रोनिक डिसीज भी होती है, मतलब बहुत लंबी चलती है डिसीजेस।
फिर उसके बाद इसमें क्या बताते हैं कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेगी, और एक लार्ज पर्टिकुलर टाइम पे जब ये इनका ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, जब ये सीवियर होगा, तब हमें इनके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम इस डिसीज से सफर कर रहे थे फ्रॉम लास्ट कुछ सालों से, हमें पता नहीं लगता है, बट ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर ग्रोथ करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिलेटेड टू हार्ट, डायबिटीज है, ये जेनेटिकली भी हो जाता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज और कैंसर। सो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज भी बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर द डिसीज विच डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. They are generally caused by some nutrient deficiency, allergy, etc. They are also known as chronic disease. They are of long duration and generally slow progression. मतलब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करती है। ये सारी चीजें किसके बारे में थी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। Here, कुछ some important facts. Louis Pasteur discovered fermentation. Just now I told you fermentation is what? सिंपल शुगर किस में कन्वर्ट होती है, एल्कोहल में, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। और किसका प्रोड्यूस कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको किसने दिया था, फर्स्ट इज लुइस पास्चर डिस्कवर्ड किया था फर्मेंटेशन में, कौन सी ईयर में, 1857 में। एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में मैंने अभी जिस नाउ फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वो माइक्रोब्स, उसी वैक्सीन को जो हम लगा रहे हैं, उसी का एक माइक्रोब्स जो कि बहुत वीक रहता है, और जो या तो हम डेड भी बोल सकते हैं, जो लेस टॉक्सिक है, उसी को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ वो फैमिलियर हो जाता है, और उसके अगेंस्ट क्या करता है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो इसको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने दिया था, इट्स एडवर्ड जेनर ने दिया था। यहाँ हमने किसके बारे में पढ़ा, इट्स ऑल अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को क्या करा है, पूरा अच्छे से देख लिया है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। बट नाउ अब इसमें सिर्फ लास्ट टू टॉपिक्स बचे हैं, एक है फूड प्रिजर्वेशन एंड लास्ट इज नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या देखेंगे, कैसे हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं, क्या क्या हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होती है, मिल्क को हम कैसे बैक्टीरिया के अटैक से रोक सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव मेजर हम यूज करेंगे, हम किस में देखेंगे, इट्स ऑल अबाउट फूड प्रिजर्वेशन में। एंड नाइट्रोजन साइकिल में हम देखेंगे कैसे कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करेगी। तो इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब ये है कि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कोई भी टॉपिक से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, ताकि मैं उसका वीडियो शेयर कर सकूं, और आपके जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू दीज 3 स्लाइड्स, आप डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू।